हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटीआई इलेक्ट्रीशियन एकेडमी सुल्तानपुर। आईटीआई इलेक्ट्रीशियन एकेडमी सुल्तानपुर के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, इस समय हम लोग डीसी जनरेटर चैप्टर को पढ़ रहे हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की इन्हीं सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और धीरे धीरे हम अब टफ क्वेश्चंस देते जाएंगे आपको। अभी तक तो इजी क्वेश्चंस थे, अब धीरे धीरे क्वेश्चंस की सीरीज को टफ करेंगे। लगे रहिए, पढ़ते रहिए। किसी को कोई समस्या परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर हमें कॉल कर सकते हैं। समस्या का कुछ ना कुछ समाधान जरूर निकाला जाएगा। और जो कोई क्वेश्चन आपके पास ऐसे हों जो आपको ना समझ में आ रहे हों तो आप जो है वो हमारे साथ शेयर करिए। उन क्वेश्चंस को हम अपने वीडियो में शामिल करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर है। वीडियो पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए अपने आप से। कॉपर लॉस डैश 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 है, स्थिर लॉस, अस्थिर लॉस, कांस्टेंट लॉस, वेरिएबल लॉस। हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दिया हमने। कॉपर लॉस क्या होता है? अब देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ऐसा पूछ लिया है, बड़ा कंफ्यूजन है। देखिए आपको बताते हैं। आपको ये लग गया कार्बन ब्रश, ये आर्मेचर हो गया, ये आपकी सीरीज फील्ड हो गई और यह आपकी शंट फील्ड हो गई। चलिए, कंपाउंड में हमने बना दिया लॉन्ग शंट कंपाउंड। ये टर्मिनल पॉइंट हो गए मेरे। यहां से लोड लग जाएगा, लोड को सप्लाई मिलने लगेगी। हमने आपको बताया है कि कॉपर लॉस वहां वहां होगा जहां जहां पर कॉपर लगा हुआ है। कॉपर फील्ड वाइंडिंग में लगता है, कॉपर आर्मेचर वाइंडिंग में लगता है। फील्ड में भी दो तरह का फील्ड होता है, एक सीरीज फील्ड होता है, एक शंट फील्ड होता है। तो सीरीज फील्ड में भी कॉपर लॉस होगा, शंट फील्ड में भी कॉपर लॉस होगा और आर्मेचर में भी कॉपर लॉस होगा। तीन जगह कॉपर लॉस होगा आपका। ये सीरीज फील्ड हो गई आपकी, ये शंट फील्ड हो गई, इसका नाम हो गया FSH, और ये सीरीज फील्ड हो गई FSC। इन दोनों में कॉपर लॉस होगा और आर्मेचर में कॉपर लॉस होगा। तो ये जो शंट फील्ड होती है, इसमें जो धारा बहती है उसका इस लोड करंट से कोई लेना देना नहीं होता है। यह शंट फील्ड क्योंकि आर्मेचर और सीरीज फील्ड दोनों के पैरेलल में लगी है, तब इसमें करंट जो होगी इसके रेजिस्टेंस के अनुसार चलेगी, क्योंकि लोड के सीरीज में नहीं है ये। तो इसमें करंट इस फील्ड में इसके रेजिस्टेंस के अनुसार चलेगी। अगर ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो कम करंट चलेगी, अगर इस फील्ड का रेजिस्टेंस कम होगा तो इसमें ज्यादा करंट चलेगी। अब इधर की बात करें तो ये लोड है, लोड अगर ज्यादा होगा तो आर्मेचर करंट का मान बढ़ जाएगा, सीरीज फील्ड करंट का मान बढ़ जाएगा। क्योंकि करंट जो होती है ना, जैसे ये करंट मान लीजिए आर्मेचर की है, यहां से निकली तो ये होगा IA, फिर वही IA करंट यहां आएगी सीरीज फील्ड में, यहां ISC इज इक्वल टू IA रहेगा। सीरीज फील्ड में भी वही करंट बहेगी क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में है। फिर यहाँ करंट दो भागों में बंटेगी, एक भाग जाएगा शंट फील्ड की तरफ, इसको हम नाम दे देंगे ISH, और जो भाग लोड की तरफ जाएगा उसको हम नाम दे देंगे IL। ठीक, तो लोड अगर घटाए बढ़ाएंगे, इधर की करंट तो फिक्स रहेगी, आप समझ जाइए। इधर जो करंट बहेगी वो शंट फील्ड के रेजिस्टेंस के कारण बहेगी, और इधर जो करंट बहेगी IL वह लोड करंट के अनुसार कम ज्यादा होती रहेगी। तो लोड जैसे ज्यादा होगा, आर्मेचर करंट सीरीज फील्ड करंट यानी बढ़ जाएगा। IA बढ़ेगा तो क्योंकि ये सीरीज में लगा हुआ है तो इसका भी सीरीज फील्ड का भी करंट बढ़ जाएगा। तो लोड बढ़ने से करंट का मान बढ़ जाएगा, लोड कम होने से करंट का मान कम हो जाएगा। तो जो आर्मेचर कॉपर लॉस निकाला जाता है वो कैसे होता है?
आर्मेचर कॉपर लॉस इजकल टू, हमने बताया है फार्मूला IA²RA, डिटेल में इसका डिस्क्रिप्शन दिया हूं। आर्मेचर, ए फॉर आर्मेचर, आर्मेचर का करंट, ए फॉर यहाँ आर्मेचर, आर्मेचर का रेजिस्टेंस, ठीक ना। तो ये क्या होगा, लोड अगर ज्यादा होगा तो आर्मेचर कॉपर लॉस ज्यादा हो जाएगा, लोड कम होगा तो आर्मेचर कॉपर लॉस कम हो जाएगा। उसी तरह से सीरीज फील्ड का कॉपर लॉस, सीरीज फील्ड कॉपर लॉस, थोड़ा थोड़ा थ्योरी बता दे रहा हूं क्योंकि ये सब चीजें थ्योरेटिकल सेक्शन में मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में बताई हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं कि वो थ्योरी पढ़ना नहीं चाहते, उनको इंटरेस्ट नहीं आता है, तो वो लोग सोचते हैं ऑब्जेक्टिव रट लें। तो उनके लिए क्या है कि अब थोड़ा थोड़ा मैं थ्योरी बता दे रहा हूं, रटने का ज्यादा जरूरत ना पड़े। सीरीज फील्ड कॉपर लॉस निकालना होगा आपको, तो फिर आप निकालेंगे ISE²RSE। लेकिन आप लोगों से निवेदन यह रहेगा कि थ्योरेटिकल को एक बार पढ़ जरूर लीजिए। पूरी थ्योरी के जब आप पढ़ लेंगे, मान लीजिए जितना मैंने पढ़ाया है उसमें से आप 100% गेन नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी अगर 70% भी गेन कर लिए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाने हैं। इसलिए एक बार आप देख जरूर लीजिए, सरसरी निगाह से एक वीडियो को देख लीजिए, लेकिन देख जरूर लीजिए सारे क्लासेस। कई सारा क्लास है, 30-32 क्लास लिया है हमने डीसी जनरेटर का थ्योरी के लिए। तो सीरीज फील्ड कॉपर लॉस हो गया ISE²RSE। इसमें क्या होगा भाई, लोड करंट बढ़ेगा तो सीरीज फील्ड करंट भी बढ़ जाएगा क्योंकि आर्मेचर करंट बढ़ जाएगा, तो इसका कॉपर लॉस भी लोड के अनुसार कम ज्यादा होता रहेगा। अब आइए शंट फील्ड कॉपर लॉस, ये जो शंट फील्ड कॉपर लॉस है इसका करंट हमेशा फिक्स रहेगा, ISH जो इसमें बहेगी वो फिक्स होगी। इधर से करंट दिखाए है ना, तो ये ऊपर जाके ऊपर चलेगी, ऐसे यहां से रिटर्न आएगी, ऐसे इधर वाली करंट ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे इस तरह रिटर्न आएगी। तो शंट फील्ड कॉपर लॉस जो है आपका, यह फिक्स कॉपर लॉस होगा ISH²RSH। इसमें करंट जो है वो फिक्स होगी, लोड परिवर्तन के साथ करंट का मान परिवर्तित नहीं होगा। तब आप इसका आंसर करिए, कॉपर लॉस है, कॉपर लॉस क्या है, स्थिर लॉस है, अस्थिर लॉस है। अब इसमें एक लॉस ये वाला जो शंट फील्ड कॉपर लॉस है, ये तो कांस्टेंट लॉस है, ये कांस्टेंट होता है, लेकिन ये दोनों लॉस वेरिएबल होते हैं। तब आप आंसर क्या करेंगे, अब बहुत ही कंफ्यूजन है। कॉपर लॉस पूछ लिया कि स्थिर होता है कि अस्थिर होता है। तो बुक में क्या आंसर दिया गया है वो आपको बताता हूं, लेकिन बुक का आंसर ना हर जगह सही नहीं है, बुक में बहुत ज्यादा गलतियां हैं, इसलिए बुक के ऊपर कंसंट्रेट होकर के हम लोगों को नहीं चलना है। अस्थिर में दे रहा है अस्थिर कॉपर लॉस, ठीक है, वेरिएबल लॉस में सही भी है। अब क्योंकि ये दोनों आंसर कॉपर लॉस है, कॉपर लॉस स्थिर लॉस भी है, अस्थिर भी है, क्योंकि हमने बता दिया कि शंट फील्ड कॉपर लॉस कांस्टेंट होता है, लेकिन आर्मेचर कॉपर लॉस जो है वह आपका और सीरीज फील्ड कॉपर लॉस ये वेरिएबल होता है। क्योंकि ये ज्यादा होता है, शंट फील्ड कॉपर लॉस ज्यादा नहीं होता, कम होता है, लेकिन जितना हो रहा है फिक्स है। तो जनरली ये बोल दिया जाता है कि कॉपर लॉस वेरिएबल होता है, लोड के अनुसार कम ज्यादा होता रहता है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो आप जो है ना अस्थिर पर टिक कर दीजिएगा, सही माना जाएगा। बाकी तो देखा जाए तो विवादित क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डीसी सीरीज जनरेटर की वोल्टेज कब बढ़ती है।
डीसी सीरीज जनरेटर की वोल्टेज कब बढ़ती है? वोल्टेज कब बढ़ेगी? लोड करंट बढ़ने पर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। लोड करंट बढ़ने पर डीसी सीरीज जनरेटर का वोल्टेज बढ़ जाता है, यानी कि जैसे जैसे लोड बढ़ाते जाएंगे वोल्टेज बढ़ता जाएगा। अमूमन क्या होता है कि लोड बढ़ाने के बाद वोल्टेज कम होने लगता है, लेकिन सीरीज जनरेटर के साथ उल्टा मामला होता है। लोड बढ़ाते जाएंगे तो वोल्टेज भी साथ साथ में बढ़ती जाएगी। रीजन क्या होता है? अब रीजन भी बताने लगूंगा तो बड़ा ज्यादा ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं हो पाएंगे। थ्योरेटिकल सेक्शन देख लीजिएगा रीजन समझने के लिए। सीरीज जनरेटर जिसमें पढ़ाया होगा मैं, वो वाला थ्योरेटिकल सेक्शन देख लीजिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। पूरी चर्चा किया है हमने, फिगर बना बना के समझाया हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन के सामने है। किस तरह का जनरेटर बनता है यदि कोई भी रेजिडुअल मैग्नेट ना हो? रेजिडुअल मैग्नेट यानी कि अवशिष्ट चुंबकत्व। तो आपको बताया गया है जनरेटर पढ़ाते टाइम दो तरह के जनरेटर होते हैं, एक सेल्फ एक्साइटेड होता है, एक सेपरेटली एक्साइटेड होता है। जो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होता है उसकी फील्ड वाइंडिंग में रेजिडुअल मैग्नेट रहता है, और जो सेपरेटली एक्साइटेड होता है उसकी फील्ड वाइंडिंग को बाहर से डीसी सप्लाई दे करके चार्ज करना पड़ता है। जितनी देर आप जनरेटर चलाएंगे, जितनी देर आपको विद्युत वाहक बल लेना है, उतनी देर आप क्या करेंगे, उसकी फील्ड को बाहर से डीसी सप्लाई दे करके एक्साइट करेंगे। तो कह रहा कि किस तरह का जनरेटर बनता है यदि कोई भी रेजिडुअल मैग्नेट ना हो। फील्ड वाइंडिंग में जब रेजिडुअल मैग्नेट नहीं रहेगा तो बाहर से सप्लाई दे करके चार्ज करना पड़ेगा। जब तक आप सप्लाई लेंगे तब तक आपको चार्जिंग पे लगा के रखना पड़ेगा। तो इस तरह का जनरेटर जो है वह पृथक उत्तेजित जनरेटर यानी कि सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। पढ़िए इसको, क्वेश्चन को अच्छे से। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम प्रयोग करते समय अंगूठा क्या दर्शाता है? ये क्वेश्चन आपको बड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया है। तो हमने सोचा कि दोनों में क्वेश्चन को लिखते हैं। जितना कोशिश हो पाएगा क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखेंगे, ठीक है। इससे आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों स्ट्रांग होगा। कोई भी एग्जाम में जब आप फाइट करने जाएंगे तो वहां पर मिनट और सेकंड बड़ा मायने रखता है। हिंदी पूरी तरह से, जो हिंदी के क्वेश्चन होंगे पूरी तरह से समझ में नहीं आएंगे। इंग्लिश भी आपकी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि पूरी तरह से आप इंग्लिश पे डिपेंड हो जाएं। ना तो आपकी शुद्ध हिंदी पूरी तरह से स्ट्रांग है और ना ही इंग्लिश स्ट्रांग है। तो बीच की कंडीशन के लिए यह है कि कुछ आप हिंदी जानते रहिए, कुछ आप इंग्लिश जानते रहिए। दोनों को मिला करके क्वेश्चन का भावार्थ आप समझ जाएंगे। इसलिए यह आपके लिए आवश्यक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों को पढ़ना अगर एग्जाम निकालना है तो। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम प्रयोग करते समय अंगूठा क्या दर्शाता है? तो आपको हमने बताया था कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से डीसी जनरेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात की जाती है। इसमें 3 उंगलियों का प्रयोग किया जाता है। दाहिने हाथ की एक अंगूठा, एक तर्जनी और एक मध्यमा। अंगूठे को थंब बोलते हैं, तर्जनी को फोर फिंगर बोलते हैं और मध्यमा को मिडिल फिंगर बोलते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा अंगूठा होता है चालक की घुमाव दिशा को दर्शाता है। चालक मतलब आर्मेचर की घुमाव दिशा को, यानी कि आर्मेचर क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तर्जनी उंगली जो होती है हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, और जो मिडिल फिंगर होती है यह जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को दर्शाती है। तो बाकी और डिटेल की थ्योरी के लिए आप थ्योरेटिकल सेक्शन को विजिट करिए। तो लिखा हुआ है दाहिने हाथ का नियम प्रयोग करते समय अंगूठा क्या दर्शाता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा नहीं, अंगूठा चालक की घुमाव दिशा को दर्शाएगा।
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नहीं, चालक की घुमाव दिशा राइट। फिर लेकिन आगे कुछ और भी लिखा है, अभी देखिए, यदि तर्जनी उंगली विद्युत वाहक बल की दिशा में हो, यदि तर्जनी उंगली विद्युत वाहक बल की दिशा में हो, तो यहां मैं थोड़ा लिख दे रहा हूं, बार बार कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको। थंब जो होता है, थंब जो होता है मोशन को दिखाता है। मोशन मतलब चालक की घुमाव दिशा। आप ज्यादा नहीं लिखूंगा, मोशन ऑफ कंडक्टर, आप समझ जाइए मोशन किसका, कंडक्टर का। दूसरा फोर फिंगर, फोर फिंगर मतलब तर्जनी उंगली क्या दिखाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। और तीसरा है मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर क्या दर्शाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक ना। तो इसमें क्या लिखा है, चालक की घुमाव दिशा, अंगूठा चालक की घुमाव दिशा को दर्शाएगा, थंब घुमाव दिशा, सही है। लेकिन आगे लिखा है यदि तर्जनी उंगली प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा में हो, तर्जनी उंगली, तर्जनी उंगली प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा में हो, तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में ऐसा नहीं होता है। तर्जनी उंगली जो मेरी होती है, फोर फिंगर, यह मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है। इसने लिखा है प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा में, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा में आपकी मिडिल फिंगर होती है। तो ये ऑप्शन गलत है। जल्दबाजी में क्या है, स्टूडेंट तुरंत देखेंगे चालक की घुमाव दिशा ठीक मारे आगे बढ़े, नहीं, अगला ऑप्शन भी पढ़िए। चालक की घुमाव दिशा, यदि तर्जनी उंगली फ्लक्स की दिशा में हो, चालक की घुमाव दिशा, ठीक है, अंगूठा क्या दिखाएगा, चालक की घुमाव दिशा, यदि तर्जनी उंगली फ्लक्स की दिशा में हो, तो यह तर्जनी उंगली फ्लक्स की डायरेक्शन में रहेगी, यही नियम में है। तो यह आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पढ़िए इसको अच्छे से, वीडियो को पॉज करिए और स्वयं करने की कोशिश करिए। लैप वाइंडिंग में ब्रशों की संख्या सदैव होती है। इन लैप वाइंडिंग द नंबर ऑफ ब्रशेज इज ऑलवेज, देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा हुआ है, जो आपको सुटेबल लगे वो आप कंसीडर कर लीजिए। तो लैप वाइंडिंग में ब्रशों की संख्या कितनी होती है, आपको पढ़ाया गया है ना। लैप वेब वाइंडिंग में ब्रशों की संख्या जो होती है, ब्रशों की संख्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ब्रशों की संख्या, ध्यान से देखिए। तो ब्रशों की संख्या पूछ रहा है। हमने यह बताया था कि अगर लैप वाइंडिंग किया जाता है तो आर्मेचर में समानांतर पथों की संख्या A बराबर कितना होती है, P। अगर लैप वाइंडिंग किया जाता है तो जितने पोल उतने समानांतर पथ, और वेव वाइंड किया जाता है तो A बराबर होता है 2, ठीक। तो यहां पूछ रहा है लैप वाइंडिंग में ब्रशों की संख्या कितनी होगी, तो लैप वाइंडिंग में जितने समानांतर पथ होंगे उतने ही ब्रश आपको लगाने पड़ेंगे। वेब वाइंडिंग में केवल 2 ब्रश लगेंगे, क्योंकि वेब वाइंडिंग में केवल 2 समानांतर पथ है, इसलिए 2 ब्रश। लेकिन लैप वाइंडिंग में क्या होगा, लैप वाइंडिंग में जितने पोल होंगे उतने समानांतर पथ होंगे, इसलिए उतने ही कार्बन ब्रश भी आपको प्रयोग करने पड़ेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पोल संख्या का 2 गुना पोल की संख्या के समान, पोल की संख्या के समान, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। 2 लाइन में इसके लिए लिख भी दे रहा हूं, आप उसको कहीं अलग से नोट कर लीजिएगा। डिस्प्ले कर रहा हूं, देखिए आराम से।
तो चलिए ये नोट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। यह भी हमने आपको डिस्प्ले किया है। इन लैप वाइंडिंग द नंबर ऑफ ब्रशेज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। जितने पैरेलल पाथ होंगे उतने ब्रश होंगे। जबकि इन वेव वाइंडिंग द नंबर ऑफ ब्रशेज इज 2। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए फॉर फ्यूचर रेफरेंस। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पे है। डीसी मशीन के कम्यूटेटर सेगमेंट की बनी होती है। क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है, डीसी मशीन के नहीं, डीसी मशीन का कम्यूटेटर सेगमेंट डैश डैश डैश। यहां पर की बनी नहीं, का बना। हम तो बहुत परेशान है इसी बात में। किताबों में जो राइटर लिखने वाले हैं की का, उनको कंफ्यूजन है कि वो मेल है या फीमेल है। कोई बुक में ऐसा का, कोई बुक में की। तो अपने हिसाब से आप पढ़िए जो है, डीसी मशीन का कम्यूटेटर सेगमेंट डैश 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 का बनी हो गया। ये इसको बना का बना होता है, होती है हो गया। सब चीजें चेंज करना पड़ गया। चलिए इंग्लिश में ये सब चक्कर नहीं है। कम्यूटेटर सेगमेंट ऑफ डीसी मशीन इज मेड ऑफ। डीसी मशीन का कम्यूटेटर सेगमेंट का बना होता है। किसका? कार्बन का, स्टेनलेस स्टील का, कठोर खींचा तांबा का और टंगस्टन का। तो कम्यूटेटर सेगमेंट आपको हम बताए थे, बहुत बार बता चुके हैं, बार बार चीजें नहीं रिपीट करेंगे। सेगमेंट जो होता है वह हार्ड ड्रॉन कॉपर का होता है, कठोर खींचे हुए तांबे का सेगमेंट होता है कम्यूटेटर का। तो आंसर को टिक करिए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पर है। वीडियो पॉज करिए और स्वयं से सॉल्व करिए। खुद को चैलेंज खुद को पहले दीजिए, और जब ना सॉल्व हो पाए तो आगे तो हम बता ही रहे हैं। डीसी जनरेटर में बाह्य परिपथ को विद्युत धारा आर्मेचर से होकर प्रदान करता है। तो डीसी जनरेटर में बाह्य परिपथ को विद्युत धारा आर्मेचर से होकर, आर्मेचर में जो उत्पन्न होती है वह कहां जाएगी? कम्यूटेटर पे। फिर उसके बाद कार्बन ब्रश लगाएंगे, फिर बाह्य परिपथ को देंगे। तो वही पूछ रहा है कि इंग्लिश में इसको है, इन डीसी जनरेटर करंट टू द एक्सटर्नल सर्किट, बाह्य सर्किट को करंट फ्रॉम आर्मेचर से इज गोइंग, आर्मेचर से बाह्य परिपथ को करंट जाता है। कैसे जाता है? कम्यूटेटर से, स्लिप रिंग से, ठोस रिंग से। इनमें से कोई नहीं। ये ठोस रिंग और इनमें से कोई नहीं। दो ऑप्शन का तो कोई मतलब नहीं होता है। बस ये दो ऑप्शन देखना है, स्लिप रिंग और कम्यूटेटर। तो क्योंकि डीसी जनरेटर की बात कर रहा है तो डीसी जनरेटर से डीसी ही मिलेगा और उसमें कम्यूटेटर ही लगा होगा। स्लिप रिंग एसी जनरेटर में लगता है, तो इसलिए कम्यूटेटर ऑप्शन पर आप टिक करके आगे बढ़िए। क्वेश्चन जिनको कम समझ में आ रहा है 2-3 बार पढ़िए, समझ में आ जाएगा। आर्मेचर से बाह्य परिपथ को विद्युत धारा प्रदान करी जाती है, तो कैसे? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पे है। डीसी मशीन के ब्रश बने होते हैं। डीसी मशीन के ब्रश किस चीज के बने होते हैं? डीसी मशीन का मतलब डीसी जनरेटर या डीसी मोटर, दोनों में से कोई भी हो। उसके ब्रश किसके बने होते हैं? कार्बन के, नर्म तांबा के, कठोर तांबा के, उपरोक्त सभी। ब्रशेज ऑफ डीसी मशीन आर मेड ऑफ। ठीक है, मुझे लगता है हिंदी इंग्लिश दोनों आपको पढ़ना चाहिए। दोनों जरूर पढ़िएगा, एक नजर जरूर पढ़िएगा। समझ में ना आए तो भी पढ़िए इंग्लिश वाला, लेकिन पढ़िए जरूर। तो ये तो सिंपल से पता है, सबको कुछ बताना नहीं है। डीसी मशीन के कार्बन ब्रश जो होते हैं वह कार्बन के बने होते हैं। और जो जैसे ना कुछ
ऐसी भी मशीनें होती हैं जो बहुत ही हाई एम्पियर की होती हैं। कुछ डीसी जनरेटर ऐसे होते हैं या डीसी मोटर ऐसे होते हैं जो हाई एम्पियर रेटिंग के होते हैं। तो वहां पर कार्बन ब्रश उतनी एम्पियर करंट को सह नहीं पाता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, कार्बन ब्रश में तांबे का कुछ पाउडर मिला देते हैं। तो कार्बन और तांबे का पाउडर मिला करके फिर ये कार्बन ब्रश तैयार करते हैं। तो वह ब्रश जो है थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन थोड़ा हार्ड होता है, ज्यादा नहीं, और लेकिन वह अधिक मान की विद्युत धारा को सहन कर सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन के सामने है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में प्रयोग होने वाला अचालक पदार्थ है। ये तो सिंपल है, वीडियो पॉज करिए और टिक करिए तुरंत। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ भी बताना और समझाना नहीं है। कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में क्या यूज किया जाता है? इंसुलेटिंग मटेरियल यूज्ड इन कम्यूटेटर सेगमेंट इज, कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में माइका यानी कि अभ्रक, अभ्रक इसको इंग्लिश में बोलते हैं माइका, यूज किया जाता है। इस पर टिक करिए, इसमें कुछ भी समझाना नहीं है, बस याद करने की चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पर है। किस प्रक्रिया के द्वारा डीसी जनरेटर में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है? तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करिए और तुरंत टिक करिए। थ्रू व्हिच प्रोसेस इन डीसी जनरेटर ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो डीसी जनरेटर में ईएमएफ किस प्रक्रिया से, किस प्रोसेस से प्रेरित होता है? गतिशील यानी कि डायनेमिक, रासायनिक यानी कि केमिकल, चुंबकीय यानी कि मैग्नेटिक, ऊष्मीय यानी कि थर्मल। तो ना तो रासायनिक प्रोसेस से विद्युत वाहक बल पैदा होता है जनरेटर में, ना ही चुंबकीय प्रोसेस से, और ना ही थर्मल प्रोसेस से। चुंबकीय प्रोसेस होता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पर प्रोसेस जो होगा वो गतिशील होगा, डायनेमिक। जब तक डीसी जनरेटर का आर्मेचर घूमेगा नहीं तब तक विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा। इसलिए प्रोसेस कौन सा आपका होगा? ऑप्शन नंबर ए सही, गतिशील प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, डीसी मशीन के रोटेटिंग पार्ट को डैश 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 कहते हैं। डीसी मशीन के रोटेटिंग पार्ट को क्या कहते हैं? तो ये पहला ऑप्शन दिया है रोटर। तो कुछ लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, उसी टिक मार देते हैं, भाई रोटर घूमता है तो रोटर। जब हम मोटर पढ़ेंगे, एसी मोटर या अल्टरनेटर, तब वहां पर जो घूमने वाला पार्ट होगा उसको हम रोटर बोलेंगे। समझ पा रहे हैं बात को? अगर हम एसी मशीन जब पढ़ेंगे, एसी मशीन में एसी मोटर भी आता है और अल्टरनेटर भी आता है। जैसे डीसी मशीन में डीसी जनरेटर आता है और डीसी मोटर आता है, वैसे ही एसी मशीन में अल्टरनेटर भी आएगा और एसी मोटर भी आएगा। तो एसी मोटर में जो मूविंग पार्ट होता है, जो घूमता है, उसको रोटर कहते हैं। जो पार्ट स्थिर रहता है उसको स्टेटर बोलते हैं। लेकिन डीसी मशीन में जो पार्ट मूव करता है यानी कि घूमता है उसको आर्मेचर बोलते हैं, और जो पार्ट स्थिर रहता है ऊपर ऊपर उसको फील्ड पोल बोलते हैं, यानी कि क्षेत्र, ये फील्ड। तो मूविंग पार्ट की बात कर रहा है, रोटेटिंग पार्ट की बात कर रहा है। रोटेटिंग पार्ट ऑफ डीसी मशीन इज कॉल्ड, डीसी मशीन के रोटेटिंग पार्ट को कहते हैं आर्मेचर। तो ठीक है, इस क्लास के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि अब टाइम ओवर हो रहा है, और कोशिश करेंगे कि हम आपको एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन दें। आप लोगों का सहयोग अपेक्षित रहेगा, और आप लोग भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमको दीजिए। व्हाट्सएप पे हमारे मैसेज करिए, और उसको जो है हम अपने व्हाट्सएप पे या फिर उसमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए क्वेश्चन को, उसको हम अपने अगले वीडियो में शामिल करेंगे। व्हाट्सएप नंबर हमारा है
ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप जो है क्वेश्चंस को फोटो खींच करके थोड़ा क्लियर फोटो भेजिएगा। और बाकी लास्ट में ये बोलना चाहूँगा कि अगर हमने अच्छा पढ़ाया है और आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। शेयर करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा कि और लोगों के पास तक हमारे क्लास का डिटेल्स पहुंचेगा और भी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मेरा उत्साह और भी बढ़ेगा। बाकी एक वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बड़ा मेहनत करना पड़ता है, सब चीज़ें नोट करता हूँ, नोट करके फिर उसके बाद बोलता हूँ। अब आपके सामने क्वेश्चन लिखने लगूँ तो आधे घंटे में मुझे लग रहा है 4-5 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसलिए जो है क्वेश्चन को नोट करके सारे ऑप्शन नोट करके फिर बोलना शुरू करता हूँ। तो एक वीडियो रिकॉर्डिंग देने के लिए 1 घंटा 1.25 घंटा का टाइम निकल जाता है। चलिए ठीक है, आप अच्छे से पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए, बेस्ट ऑफ लक।